हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि 9th एंड 10th का पूरा सिलेबस हम अपडेट कर देंगे, तो उसी वादे के निभाने के लिए आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज जो स्टार्ट करेंगे वो ज्योमेट्री का पार्ट है, जिसका नाम है लाइन एंड एंगल, लाइंस एंड एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेखा एंड कोण। इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे कि आखिर लाइंस क्या हैं एंड एंगल क्या होती हैं। इसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन में क्या क्या हम लोग जानेंगे वो जान लेते हैं। पहले हम लोग जानेंगे बेसिक डिफिनेशन, फिर इसके बाद रे, फिर एंगल के बारे में जानेंगे एंड टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। ये जानने के बाद हम लोग जानेंगे सप्लीमेंट्री एंगल एंड कम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि संपूरक कोण एंड कोटिपूरक कोण। आप हिंदी में तो सुने ही होंगे, अगर नहीं सुने हैं तो इस वीडियो में बताया जाएगा, इस सीरीज में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये सब के बारे में डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक डिफिनेशन से। तो इस चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल, लाइंस एंड एंगल। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि आखिर लाइंस एंड एंगल चैप्टर पढ़ने का फ़ायदा क्या है, इसका रियल लाइफ में यूज कहाँ पे होते हैं, लाइंस का कहाँ रियल लाइफ में यूज होता है और एंगल का यूज कहाँ होता है रियल लाइफ में। तो जैसे किसी भी फ्लोर पे हो या ग्राउंड पे हो, आपको स्ट्रेट लाइन खींचना है तो वहाँ पे लाइन की ज़रूरत पड़ती है, या सीधी, या बॉक्स बनाना हो बड़ा, जैसे आयताकार भी बनाना हो, या रेक्टेंगल या ट्रायंगल, किसी भी आप पॉलीगन को बनाते हैं तो उसमें लाइन्स की ज़रूरत पड़ती है। या रोड पे भी आप जेब्रा क्रॉसिंग देखे होंगे तो लाइन खींचा रहता है, तो वहाँ पे भी क्या लाइन्स की ज़रूरत पड़ती है। ये तो लाइन का यूज था रियल लाइफ में। एंगल की यूज कहाँ होता है, तो आप कपड़ा वाले देखे होंगे हैंगर इस टाइप का, तो यहाँ पे एंगल का यूज होता है। और आप लोग देखेंगे क्या, सीजर्स देखे होंगे, कैंची, कैंची में भी क्या होता है, एंगल का यूज होता है। इस तरह से हमने देख लिया कि लाइन का यूज कहाँ होता है एंड एंगल का यूज कहाँ होता है। और भी ऐसे एग्जाम्पल हैं, तो अभी हम सिर्फ 2 ही बता दे रहे हैं ताकि समझ जाएं अच्छे से, बाकी आप खुद से सोच सकते हैं कि लाइन एंड एंगल का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले है बेसिक डिफिनेशन, तो बेसिक डिफिनेशन के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो पहले लाइन जानेंगे कि लाइन क्या होता है एंड एंगल क्या होता है, इन दोनों को हम लोग पहले डिटेल से। तो पहले हम लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लाइन का डिफिनेशन राइट करके रखे हैं दोस्तों, ताकि समय का क्या हो, सेविंग हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो लाइन का डिफिनेशन है, जो लाइन का क्या है, कह रहा है कि ए लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ, ए लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ, यानी कि जो लाइन होता है एक सीधी रेखा होती है विथ नो एंड पॉइंट्स, जिसके पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, एंड एक्सटेंड इन्फिनिटली ऑन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जो एक्सटेंड करेगा वो लाइन दोनों साइड में अपोजिट डायरेक्शन में इन्फिनिटली एक्सटेंड करेगा। क्या करेगा, इन्फिनिटली एक्सटेंड करेगा। इट मीन्स कि जैसे हम समझाना चाह रहे थे समझा देते हैं, हम बोलना क्या चाह रहे हैं। जैसे जो लाइन होता है, ये लाइन है, ये क्या है, लाइन। तो लाइन में क्या कह रहा था कि लाइन क्या है, एक स्ट्रेट पाथ है। तो देखो ये सीधा है, बिल्कुल सीधा है, तो लाइन जो होता है बिल्कुल सीधा होता है। देखो यहाँ पे स्ट्रेट पाथ लिखा गया है विथ नो एंड पॉइंट, इसके पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। इस एरो का मतलब है कि ये इधर भी आगे बढ़ते जाएगी और कहाँ तक बढ़ेगी ये मालूम नहीं है, और ये इधर भी क्या करेगी, मूव करते जाएगी डायरेक्शन में। तो दोनों दिख रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसके पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होती।
और ये इन्फिनिटली एक्सटेंड करेंगे। इन्फिनिटली यानी कि कहाँ तक जाएगा कुछ भी मालूम नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि लाइन की में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। तो ये एरो सूचित कर रहा है कि ये इधर भी बढ़ेगा और ये एरो सूचित कर रहा है कि इधर भी बढ़ेगा, इन्फिनिटली एक्सटेंड करेगा। तो इसके पास लाइन के पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होती। ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते जाते हैं। और कहाँ तक जाएगा ये हमें भी पता नहीं है ना आपको पता है। तो इसको बोलेंगे क्या, लाइन। क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे। आई होप कि लाइन का आप डिफिनेशन समझ गए होंगे। अब लाइन में है कि लाइन को आप मेजर नहीं कर सकते, वी कांट मेजर लेंथ ऑफ लाइन। इसका डिफिनिट लेंथ नहीं होता। अगर इतना छोटा ये लाइन इधर भी जाते रहेगा, इधर भी जाते रहेगा, कोई निश्चित लाइन रहेगा तभी ना आप मेजर कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेजर नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहा गया कि वी कांट मेजर लेंथ ऑफ लाइन। लाइन को आप मेजर नहीं कर सकते, लाइन को आप मेजर नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा कि लाइन को मेजर कभी नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं, क्योंकि ये इधर भी एक्सटेंड करेगा। अब लाइन इतना छोटा है कि और बड़ा है कि और बड़ा है, कितना बड़ा है ये आपको मालूम नहीं है। इसका फिक्स लेंथ रहता तभी आप मेजर कर सकते थे, लेकिन ये इधर भी एक्सटेंड करेगी, इधर भी एक्सटेंड करेगी, तो आप इसका लाइन मेजर नहीं कर सकते। आई होप कि लाइन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद है लाइन सेगमेंट। आखिर लाइन सेगमेंट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए लाइन सेगमेंट का डिफिनेशन क्या है। सेकेंड पे है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कहता है ए लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट पाथ। ए लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट पाथ विथ टू एंड पॉइंट, विथ टू एंड पॉइंट। ये भी स्ट्रेट पाथ होता है, बट लाइन सेगमेंट के पास कितने होते हैं, टू एंड पॉइंट होते हैं। इसमें टू एंड पॉइंट होंगे, जैसे हम एग्जांपल से समझा रहे हैं। ये तो डिफिनेशन था, हम थोड़ा अपने से समझा रहे हैं। जैसे ये सपोज ये लाइन है, मान लेते हैं कि ये लाइन है, और लाइन तो है ही है, मानना क्या है। और लाइन के बारे में मालूम है कि ये इधर भी एक्सटेंड करेगी और ये इधर भी एक्सटेंड करेगी, ये आपको मालूम है, अभी जस्ट हमने बताया। और इसका फिक्स लेंथ नहीं होता, इसलिए इसको मेजर नहीं कर सकते। अब इसी लाइन में से एक पार्ट काट लो, कहीं से भी छोटा पार्ट। सपोज इस लाइन को मान लेते हैं कि नाम ए बी था, तो ए बी लाइन का नाम दे दे रहे हैं। और इस लाइन में से जो ये कितना बड़ा लाइन है उसमें से एक छोटा पार्ट कट कर लिए, और जो कट करने के बाद आया ये यहाँ से यहाँ तक आया, इसको बोला जाता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट भी लाइन का ही पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट जो इसको कट करके निकाला जाता है। इसको क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। इसको नाम दे देते हैं सी, इसको नाम देते हैं डी। तो ये हो गया लाइन सेगमेंट। ये पूरा लाइन था, इसमें से एक छोटा पार्ट कट किए तो निकला ये, तो इसको क्या बोला जाता है, लाइन सेगमेंट। अब इसके पास देख रहे हैं कि यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ फिनिश हो रहा है, तो इतना ही बड़ा लेंथ है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसके पास क्या है, फिक्स लेंथ है। फिक्स लेंथ है, क्या है, फिक्स लेंथ। अब फिक्स लेंथ है तो इसको आप मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेजर, यानी कि माप सकते हैं, इसको मापा जा सकता है। लेकिन लाइन के केस में क्या, इसका फिक्स लेंथ नहीं होता था, इसलिए आप इसको मेजर नहीं कर सकते थे। आई होप कि लाइन सेगमेंट आप समझ गए होंगे। अब इसका नोटेशन देखते हैं कि लाइन का नोटेशन कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास ये लाइन है, सपोज ये लाइन है ए बी, इसका नेम है। आपको पता है ये इधर एक्सटेंड करेगी और ये इधर एक्सटेंड करेगी, इन्फिनिटली मैंने एक्सटेंड करेगी, कहाँ तक जाएगी कोई पता नहीं। इसको नोटेशन कैसे है, नोट कैसे कर सकते हैं, डिनोट कैसे कर सकते हैं। तो ए बी लिख कर ऐसे दोनों तरफ एरो देना होगा। तो इसका मतलब हो गया लाइन का क्या है, नोटेशन, क्योंकि लाइन में भी दोनों तरफ एक्सटेंड करती है, इसीलिए ए बी है तो ए बी राइट कर देंगे और ये एरो स्मॉल दे देंगे दोनों तरफ, ताकि पता चले
कि ये दोनों तरफ एक्सटेंड कर रही है, तो इस लाइन का नोटेशन है, लाइन का नोटेशन। अब लाइन सेगमेंट, जैसे लाइन सेगमेंट दिया था सी एंड डी, तो इसका नोटेशन सी एंड डी लिख दो और इसका सिर्फ ऐसे कर दो। ये हो गया लाइन सेगमेंट का नोटेशन और ये हो गया लाइन का नोटेशन। ये क्या, लाइन सेगमेंट का नोटेशन और ये लाइन का नोटेशन। आई होप कि लाइन एंड लाइन सेगमेंट आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब यहाँ पे एक और बात कि जैसे ये लाइन है, लाइन में एक और बात है कि लाइन पे इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स लाई करते हैं, जैसे 1 लाइन 2 लाइन, ये सब जो पॉइंट है काफ़ी इन्फिनिटली, आप इस पे लाइन पे कितने पॉइंट आप काउंट नहीं कर सकते हैं, सटा सटा हुआ है। एक तरह से कहें तो ये जो लाइन बना है पॉइंट ही से बना है। जैसे सपोज ये पॉइंट है, सपोज ये मान लेते हैं इतना सारा पॉइंट है और ये सब पॉइंट को हमने कनेक्ट किया। कैसे किया, एक दूसरे से कनेक्ट किया। तो कनेक्ट करोगे तो एक लाइन फॉर्म होगा। ऐसे ऐसे बहुत सा पॉइंट को कनेक्ट करोगे तो ये क्या बनेगा, लाइन आपस में कनेक्ट होनी चाहिए। तो ये क्या फॉर्म करेगा, लाइन का फॉर्म करेगा। इसलिए एक लाइन पे इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स होते हैं, याद रखेंगे, एक लाइन पे इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स होते हैं। तो आप इसे नोट कर लेंगे। जैसे आप नोट करेंगे क्या होंगे, इन्फिनिटली मेनी, इन्फिनाइट मेनी पॉइंट्स कैन लाई ऑन द लाइन, ऑन द लाइन, यानी कि लाइन पे इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स होंगे, लाइन पे इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स होंगे। आई होप कि लाइन के बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। लाइन जान लिए हैं तो इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, लाइन से थोड़ा आगे। तो लाइन से थोड़ा आगे आता है रे। आखिर रे क्या है उसके बारे में हम लोग डिफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए तो रे का हेडिंग डाल लेते हैं, रे के बारे में आप समझेंगे। आप लाइन के बारे में जान चुके हैं, लाइन सेगमेंट के बारे में आप जान चुके हैं, अब है रे। तो आखिर रे होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो रे का डिफिनेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कहते हैं ए रे इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन, ए रे इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन। जो रे होता है लाइन का ही क्या है, पार्ट है। विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट, इट इज डोनेटेड बाई दिस टाइप, इस टाइप का। तो पहले ये हमने डिफिनेशन देखा कि जो रे होता है लाइन का एक पार्ट है जिसके पास क्या होते हैं, वन एंड पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं, वन एंड पॉइंट होते हैं और इसको डिनोट दिस टाइप से किया जाता है। तो चलिए हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे सपोज आखिर रे कैसे और कहाँ से आया। जैसे सपोज ये लाइन है, ये लाइन हमने मान लिया और लाइन इधर भी एक्सटेंड करेगी और इधर भी एक्सटेंड करेगी, ये हमने जस्ट अभी हमने बताया है। अब क्या करते हैं, इस लाइन को कट कर देते हैं। कहीं से भी कट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बीच से ही कट करें। आपको माने यहाँ से कट करने का तो यहाँ से कट कर सकते हैं, यहाँ से कट करने का माने तो यहाँ से कट कर सकते हैं, यहाँ से तो यहाँ से, फिर यहाँ से माने तो यहाँ, कहीं से भी आप कट कर सकते हैं। और कोई भी एक पार्ट को उठा लीजिए, कोई भी एक पार्ट को, जैसे हम इस पार्ट को उठा ले रहे हैं, इधर वाला पार्ट को, तो ये जो है इसको कहते हैं रे। क्या बोलेंगे, रे। अगर किसी स्टूडेंट का मन था कि नहीं हम इधर वाला उठाएंगे, दिस टाइप वाला उठाएंगे, दिस साइड वाला, तो ये भी क्या कहलाता, रे कहलाता। तो ये क्या है, रे। तो जैसे ये लाइन था, लाइन के हमने कहीं से कट किया, जरूरी नहीं है कि पीछे, तो ये कहा कहलाया रे। और रे के पास देख रहे हैं यहाँ से ये जो होता है ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये एरो दर्शा रहा है कि इस डायरेक्शन में बढ़ते जाएगा। और हमने बताया कि जो रे होता है उसके पास वन एंड पॉइंट होते हैं। तो ये जो है एंड पॉइंट है, इसका क्या है, एंड पॉइंट। और इसमें एंड पॉइंट ये है, इधर वाला एंड पॉइंट ये, एंड ये एरो सूचित कर रहा है कि आगे भी क्या करेगी, एक्सटेंड करेंगी। तो आई होप कि रे के बारे में आप समझ गए होंगे। अब इस रे को
कैसे डिनोट करते हैं, जैसे नाम दे देते हैं इसको ए और ये बी नाम दिए, ये ए से स्टार्ट हुआ और बी से जाते रही है तो इसको लिखेंगे ए बी। और जैसे ए ऐसे है तो वन साइड ए पर ए से स्टार्ट हो रही है तो ए पे एंड पॉइंट ऐसे और बी की ओर बढ़ रही है तो बी पर एरो का साइन ऐसे। तो ये हो गया इसका नोटेशन यानी कि डिनोट करने का तरीका। तो लाइन को आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो ये अभी देख रहे हैं ना कि ये लाइन था उसी का एक पार्ट है बाबू। तो वही कहता है कि लाइन इज अ पार्ट एंड सॉरी ए रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन। आई होप कि रे आप समझ गए होंगे। चलिए रे जान चुके हैं तो अब हम लोग इसके बाद हम लोग बढ़ने वाले हैं आगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। इसके बाद है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। क्या कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आखिर कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि आखिर कोलिनियर पॉइंट क्या है। तो इसके पहले हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं फिर हम समझाएंगे। अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हेजिटेशन ना रखेंगे, थोड़ा सी भी ना डरेंगे, आप जो भी क्वेश्चन होगा आप उसे बिना डरे बिना हेजिटेशन के आप पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे है कोलिनियर, तो कोलिनियर का डिफिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है। इफ थ्री और मोर पॉइंट, इफ थ्री और मोर पॉइंट लाई ऑन द सेम प्लेन, लाई ऑन द सेम लाइन, सॉरी सेम प्लेन करा सेम लाइन, then these points are known as collinear point and the point which do not lie on the same line are known as non-collinear points। इसका मतलब क्या है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर का, समझ लेते हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे नोट करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। जब हम डिफिनेशन बता रहे होते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। जैसे हम फिर से डिफिनेशन दिखा दे रहे हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए, अब हम लोग कोलिनियर पॉइंट को पहले समझेंगे। इसमें क्या करा था, थ्री और मोर पॉइंट्स, यानी कि थ्री या थ्री से ज़्यादा, थ्री या थ्री से ज़्यादा। जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, थ्री है, ये थ्री से ज़्यादा। ज़रूरी नहीं है कि, लेकिन हाँ याद रखना कि थ्री से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन थ्री होना चाहिए। तो ये सब पॉइंट अगर एक ही लाइन में आ जाए तो उसको बोलेंगे कोलिनियर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए अब इस सब पॉइंट को देख रहे हैं कि एक ही लाइन में है, एक ही स्ट्रेट लाइन में है, तो इसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट। बिकॉज क्योंकि ये सब ऑल पॉइंट्स जो है एक ही लाइन पे हैं, एक ही लाइन पे। जैसे ये लाइन है और इस पे एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि जितने भी पॉइंट्स हैं एक ही लाइन में है, लाई कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट। आई होप कि कोलिनियर पॉइंट आप समझ रहे हैं। चलिए अब है नॉन कोलिनियर। जैसे एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है। क्या ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है, नहीं। अगर इधर से देखते हैं तो ये दोनों लाइन तो एक लाइन में है बट ये नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर। क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4,
ये दोनों तो एक लाइन में है, बट ये दोनों अलग लाइन में है। ये इस लाइन में है, ये इस लाइन में है, ये इस लाइन में है, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट। इतना रिमेंबर रखना कि इसमें जो पॉइंट होंगे 3 या 3 से ज़्यादा होंगे, 3 या मोर देन 3, इससे कम नहीं। अगर कोई कहता कि 2 पॉइंट, हाँ तो 2 पॉइंट भी होंगे तो कोलिनियर हो जाएगा, लेकिन 3 या 3 से पॉइंट का कि आगे जब पढ़िएगा कनकरेंट लाइन और फिर आगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी, इसीलिए आप याद रखेंगे इसमें 3 या मोर देन 3 पॉइंट रहेंगे, तो उसी को क्या बोलेंगे? कोलिनियर। और 2 लाइन तो हमेशा कोलिनियर होते हैं, इसलिए चाहे किधर से भी लिख लो तो ये हमेशा कोलिनियर होंगे, जिसको हम लोग कोप्लेनर भी बोलते हैं। देखो, तो 2 लाइन को आप काउंट नहीं करेंगे। अब क्या कहेगा कि 1 सिर्फ 1 पॉइंट नहीं सर, तो 1 तो हमेशा कोलिनियर होगा, चाहे इधर से करो, इधर से करो, इधर से करो, हमेशा कोलिनियर। तो 2 पॉइंट भी हमेशा कोलिनियर होंगे, ऑलवेज कोलिनियर। इसीलिए हम लोग 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 या मोर देन 3। 1 ऑलवेज कोलिनियर, 2 पॉइंट ऑलवेज कोलिनियर, लेकिन 3 पॉइंट कोलिनियर हो भी सकते हैं, कोलिनियर नहीं भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट थे, कोलिनियर नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे देखो ये कोलिनियर है, क्योंकि यहाँ सारा पॉइंट क्या 1 लाइन में लाई कर रहे हैं। तो इसीलिए जब भी हम लोग कोलिनियर और नॉन कोलिनियर की बात करते हैं तो 3 एंड मोर देन 3 पॉइंट होते हैं। आई होप कि ये डाउट आपको समझ में आया होगा कि 2 क्यों नहीं, 1 का है नहीं और 2 क्यों नहीं, इसके बारे में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कनकरेंट लाइन। क्या? कनकरेंट लाइंस। कि आखिर कनकरेंट लाइन क्या है? लाइन पढ़ रहे थे, एक और बात बताना चाह रहे हैं कि जो होता है कि अगर 2 पॉइंट है, जैसे यहाँ पे हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि 2 पॉइंट है, तो इस 2 पॉइंट से कितने स्ट्रेट लाइन बन सकती हैं? तो याद रखना हमेशा ऑलवेज जो बनेगा एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगा, कैसे भी बनाओ एक ही बनेगा, एक से ज़्यादा नहीं बनेगा। ये रिमेंबर रखेंगे आप कि 2 अगर पॉइंट है तो इससे हमेशा एक ही स्ट्रेट लाइन फॉर्म होंगी, और अगर 1 सिंगल पॉइंट है तो इससे जो स्ट्रेट लाइन है इन्फिनेटली मैनी गुजरेंगे। यहाँ से इधर से भी गुजार सकते हो, इधर से भी, 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 इधर से भी। तो 1 पॉइंट से इन्फिनेटली मैनी लाइंस क्रॉस कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, बट 2 लाइन से सिर्फ 1 लाइन पास कर पाएगी। आई होप कि ये दोनों आपको समझ में आया होगा, और ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। अगर आप इसका नोट करना चाहते हैं तो बता दे रहे हैं यहाँ पे। क्या? देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइटली मैनी लाइंस क्या हो सकते हैं? पास हो सकते हैं। दूसरा हमने बताया था क्या कि इफ देयर आर 2 पॉइंट्स गिवन देन ओनली अ सिंगल लाइन पास थ्रू देम। अगर 2 लाइन पॉइंट गिवन है तो इसे सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप इसे नोट कर लेंगे, हम बता दे रहे हैं। फर्स्ट ये था एंड सेकंड ये था। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे? कनकरेंट लाइन। कहाँ? कनकरेंट लाइन। आखिर कनकरेंट लाइन होता क्या है? तो आप पहले डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम समझाएंगे। करा 3 और मोर लाइन, 3 और मोर लाइन आर said to be concurrent if all of them intersect at the same point। यानी कि कहता है कि 3 या मोर देन 3 लाइन आर said to be concurrent, और said to be concurrent। concurrent तभी आप कह सकते हैं if all them, वो सभी लाइन इंटरसेक्ट कहाँ करना चाहिए? एट द सेम पॉइंट। कहाँ करना चाहिए? एट द सेम पॉइंट। जैसे
जैसे हम बताना चाह रहे हैं सो समझेंगे आप। जैसे ये लाइन 1 पॉइंट है, सेम पॉइंट है, एक पॉइंट है, और इधर से जो लाइन आई, इधर से इसी लाइन से होकर गुजरी, इधर से भी लाइन आई तो इसी लाइन से होकर गुजरी, और इधर से भी एक लाइन आई तो इधर से भी गुजरी। तो ये जो लाइन आई गुजर रही है तो इसको क्या बोलेंगे? कनकरेंट लाइन। क्या बोलेंगे? कनकरेंट लाइन। क्या बोलेंगे? कनकरेंट लाइन। यानी कि सिर्फ 3 या मोर देन 3 लाइन सेम एट द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट से गुजरना चाहिए। ये भी देख रहे हैं कि लाइन इसी पॉइंट से गुजर रहा है, ये भी इसी पॉइंट से गुजर रही है, और ये भी इससे से गुजर रही है। तो इसको क्या बोलेंगे आप? कनकरेंट लाइन। तो यहाँ पे आई कि 3 या मोर देन 3 क्यों, 2 क्यों नहीं? तो देखो बाबू, अगर 2 के लेते हो तो 2 इधर और इधर, तो इसको बोला जाता है, जब 2 लाइन होता है इसको बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या? इंटरसेक्टिंग लाइन। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। क्या पढ़ते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। इसीलिए कनकरेंट लाइन 3 से स्टार्ट होता है। 2 अगर होगा, 2 लाइन एक पॉइंट से गुजरेंगे तो इसको क्या बोला जाता है? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आई होप कि कनकरेंट लाइन आपको समझ में आया होगा। सिर्फ इसमें कंडीशन यही है कि एट द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से गुजरना चाहिए, चाहे कितना भी। यहाँ पे 3 है तो नॉट नेसेसरी कि 3, 4 भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, इधर से इधर से इधर से इधर से, कंडीशन सिर्फ है कि इसी पॉइंट से होकर गुजरना चाहिए। इधर वाला भी इसी पॉइंट से, इधर वाला भी इसी पॉइंट से, इधर वाला भी इसी पॉइंट से, इधर वाला भी इसी पॉइंट से। कोई भी लाइन खींचो इस पॉइंट से गुजरेगा तो ये सब क्या कहलाएंगे? कनकरेंट लाइन। आई होप कि कनकरेंट लाइन आप समझ गए हैं। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो भी हमने बताया सिर्फ बेसिक डिफिनेशन था। ये आप लोग 7-8 में आप पढ़ चुके होंगे या थोड़ा मोड़ा आप जानते होंगे। अब हम लोग थोड़ा इसे और आगे बढ़ेंगे। लाइन के बारे में जान चुके हैं, एंगल के बारे में भी हम लोग को क्या करना है? जानना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा आगे कि इससे आगे क्या पढ़ना है। चलिए आगे है, इससे नेक्स्ट टॉपिक लाइन के बारे में जान चुके हैं तो अब एंगल आता है। क्या आता है? एंगल। अब एंगल के बारे में भी हम लोग क्या कर पाते हैं? जान लेते हैं कि आखिर एंगल क्या होता है। एंगल, आखिर एंगल क्या है? तो इसका डिफिनेशन हम बता दे रहे हैं आपको। करा कि एन एंगल इज अ फॉर्म व्हेन 2 रेज हैव सेम एंड पॉइंट। एन एंगल इज फॉर्म व्हेन 2 रेज, कितने? 2 रेज हैव सेम एंड पॉइंट। क्या? सेम एंड पॉइंट। इसका मीनिंग समझने का हम लोग प्रयास करते हैं कि एक एंगल तभी बनता है जब 2 रेज सेम एंड पॉइंट पे क्या करते हैं? एंड करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अब डिफिनेशन देख लिए हैं, अब इसको सिर्फ हम समझा देते हैं कि डिफिनेशन क्या। जैसे एक रे ये है और दूसरा रे ये, इसको घूमने का मन किया ऐसे, तो ये घुमा ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट रे ये है, मान लेते हैं फर्स्ट रे ये एंड सेकेंड रे ये। तो दोनों रे कहाँ स्टार्ट हो रहे हैं? अति टर्मिनेट हो रहे हैं, खत्म कहाँ हो रहे हैं? एंड पॉइंट, सेम एंड पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे खत्म हो रहे हैं। तो इन दोनों के बीच जो कोण बनता है ये वाला, इसको बोला जाता है एंगल। क्या? एंगल। क्या बोला जाता है? एंगल। तो एंगल यही बोला जाता है। एन एंगल इज फॉर्म व्हेन 2 रेज, व्हेन 2 रेज हैव सेम एंड पॉइंट, सेम एंड पॉइंट, एक ही एंड पॉइंट पे क्या करे? एंड करे। जैसे ये भी रे थे, यहाँ भी इसका एंड पॉइंट है और इसका भी एंड पॉइंट सेम ही पॉइंट पे है, तो इसके बीच जो एंगल बनेगा इसको क्या बोलेंगे? एंगल कहेंगे। आई होप एंगल समझ गए होंगे। अब एंगल का मायने क्या होता है? जैसे ये लाइन है, फिर से समझा रहे हैं, ठीक है? ये रे लाइन नहीं है, ये रे है। अब ये थोड़ा रोटेट किया, ऐसे घूमा, तो घूम कर सपोज ये लाइन यहाँ आ गया, ऐसी लाइन नहीं रे, सॉरी बार बार लाइन बुला जा रहा है। तो ये जो घूमने में ये जो दूरी तय किया, ये वाला
ये जो कवर किया इसको क्या बोलते हैं? एंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। यानी कि एंगल वह चीज होता है, रोटेशन होता है। क्या क्या होता है? रोटेशन। रे का रोटेशन। जैसे ये रे है ना, और ये रोटेट किया, ये जितना रोटेट किया उसी को क्या बोलते हैं? एंगल। एंगल आप समझ गए होंगे। और इसको बोला जाता है आर्म। क्या? आर्म। क्या बोलते हैं? आर्म्स। और इसको भी क्या? आर्म्स। इसको बोला जाता है इनिशियल आर्म्स, इनिशियल आर्म। एंड इसको बोला जाता है फाइनल आर्म या टर्मिनेट्स आर्म, टर्मिनेट आर्म, टर्मिनेट आर्म्स। इसको इनिशियल आर्म्स और इसको फाइनल आर्म्स। ये वाला जो है इसको बोला जाता है इनिशियल आर्म और इसको फाइनल आर्म। कहते द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और ये जैसे ये था रे और ये रे थे, इसका जो एंड पॉइंट है इसको क्या बोला जाता है? वर्टेक्स। क्या? वर्टेक्स। क्या जी? वर्टेक्स। आई होप कि एंगल समझ गए हैं। और ये होता है आर्म्स और ये भी होता है आर्म्स, और ये जो बनता है रोटेशन होता है इसको बोलते हैं एंगल। तो इसको बोला जाता है फाइनल आर्म, सॉरी इसको बोला जाता है इनिशियल आर्म और इसको बोला जाता है फाइनल आर्म। तो एंगल के बारे में इतना ही था। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल यानी कि एंगल के प्रकार, कौन कौन से एंगल होते हैं उसके बारे में जानना। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि टाइप्स ऑफ एंगल में क्या है। फर्स्ट है एक्यूट एंगल। क्या? एक्यूट एंगल। फिर सेकंड पे है राइट एंगल, फिर है ऑब्ट्यूस एंगल, फिर है स्ट्रेट एंगल, फिर है रिफ्लेक्स एंगल। इतने के बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिटेल से जानेंगे। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग जानेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, और इस पे कुछ बेस्ट सवालों को करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो आपका हर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट को आप मैथ को रटेंगे हिस्ट्री के जैसा तो कुछ पल के लिए याद रहेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद आप भूल सकते हैं। इसीलिए मैथ में हर कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए और हर डाउट आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट पे क्या है? एक्यूट एंगल। क्या? एक्यूट एंगल। क्या था फर्स्ट पे? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। आखिर एक्यूट एंगल क्या होता है? तो एक्यूट एंगल उसको हम लोग कहते हैं जब एंगल 0 डिग्री से बड़ा एंड 90 डिग्री से छोटा। क्या होता है? एक्यूट एंगल किसको बोलेंगे? जब एंगल 0 डिग्री से ग्रेटर एंड 90 डिग्री से स्मॉलर, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा जो है यहाँ पे एंगल को डिनोट कर रहा है। क्या कर रहा है? एंगल को क्या करता है? डिनोट। ये हम लोग एंगल को डिनोट करने के लिए किसका यूज करते हैं? थीटा। तो एक्यूट एंगल का फिगर दिस टाइप का रहता है। जैसे आप जानते हैं, थोड़ा मोड़ा तो आप पढ़े ही होंगे कि ये होता है राइट एंगल, कि परपेंडिकुलर होता है तो इसके बीच 90 डिग्री का बनता है। तो जो एक्यूट होगा 90 डिग्री से छोटा है, लेस देन 90 डिग्री एंड 0 से ग्रेटर, तो इस टाइप के रहेगा, यानी कि दिस टाइप का झुका हुआ रहेगा। इसको क्या बोलेंगे? एक्यूट। अगर ये 35 डिग्री है तो 35 डिग्री 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच में है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। क्या? एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। आई होप कि एक्यूट एंगल आप समझ होंगे। जैसे ऐसे रहता, और एग्जांपल समझा दे रहे हैं। 75 डिग्री, तो 75 डिग्री जो है 0 और 90 डिग्री के बीच में है 75 डिग्री, तो इसको भी क्या बोलेंगे? 75 डिग्री को एक्यूट एंगल। क्या? एक्यूट एंगल। आई होप कि एक्यूट एंगल आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एंगल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राइट एंगल। क्या? राइट एंगल।
राइट एंगल। तो राइट एंगल जो होता है ना, जिसमें वन एंगल 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? जो थीटा होना चाहिए 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। यानी कि जो एंगल होगा वो 90 डिग्री के क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। उसको आप बोल सकते हैं क्या? राइट एंगल। क्या? राइट एंगल। क्या? राइट एंगल। जैसे अब राइट एंगल देखने में कैसा होता है वो हम बता दे रहे हैं। देखो ऐसे होता है, एक लाइन और दूसरी लाइन, ये दोनों जो लाइन होने चाहिए एकदम बिल्कुल सीधा होना चाहिए, एकदम टेढ़ा नहीं। तो ये होता है क्या? राइट एंगल। क्या? राइट एंगल। जैसे इस पे हम पेन रखें, ये हम अगर पेन रखते हैं ऐसे, और ये जो सरफेस है ऐसे ऐसे और ऊपर ऐसे, इन दोनों के बीच क्या 90 डिग्री का बन रहा है कोण। तो ये हो गया क्या? राइट एंगल। तो राइट एंगल दिस टाइप का दिखता है, आप इतना याद रखेंगे, जिसमें वन एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल। क्या? थर्ड पे है ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल। आखिर ऑब्ट्यूस एंगल किसको कहेंगे? तो ऑब्ट्यूस एंगल का डिफिनेशन हम बता दे रहे हैं। ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। क्या? ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। इन दोनों के बीच में जो भी एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल। क्या? ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे सपोज हम बता दे रहे हैं, ये आप ऑब्ट्यूस एंगल का डिफिनेशन आप थोड़ा नोट कर लेंगे। अभी हम बताने जा रहे हैं ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर एंड 180 डिग्री से छोटा, यानी कि बिटवीन में होना चाहिए। 90 डिग्री और 180 डिग्री के बिटवीन में होना चाहिए। जैसे आप ये पढ़े होंगे, थोड़ा मोड़ा तो जानते ही होंगे, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, क्वाड्रेंट है। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। यहाँ पे क्या होता है? 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री और यहाँ 360 डिग्री, सॉरी 270 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री। तो क्या बोल रहा था ऑब्ट्यूस कि 180 और 90 और 180 के बीच में होना चाहिए। तो जैसे ये लाइन एक यहाँ है और 90 और 180 के बीच में होना चाहिए, यानी कि इसी में होना चाहिए। अब 90 और 180 के बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है, 175, 167, 168 कुछ भी। तो ये जो यहाँ से यहाँ एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस। क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। आई होप कि ऑब्ट्यूस एंगल समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड है स्ट्रेट एंगल। क्या है? स्ट्रेट एंगल। फोर्थ पे जो है स्ट्रेट एंगल है, सॉरी ध्यान नहीं रहता है बताने के चक्कर में। चलो आपको जानने से मतलब है, कितने नंबर पे है वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता, बस आपको समझ में आ रहा है यही काफ़ी है। फोर्थ पे क्या था? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? तो स्ट्रेट एंगल तो आप पढ़े होंगे कि जब थीटा 180 डिग्री हो। जब थीटा यहाँ पे क्या सूचित कर रहा है? एंगल। एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। थीटा का मतलब है यहाँ पे, इसको क्या रेट किया जाता है? थीटा। और थीटा का मतलब है एंगल। तो एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो स्ट्रेट से नाम से ही पता चल रहा है कि जो एक स्ट्रेट लाइन है उस पे जो कोण बनता है, एंगल बनता है, कितना बनता है? 180 डिग्री का। तो इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। यानी कि देखो इसमें यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। तो ये तो था स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल भी आप जान चुके हैं। अब थोड़ा बचता है रिफ्लेक्स एंगल। एक और बचता है क्या?
रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, आखिर रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है इसके बारे में, तो इसका डिफिनेशन राइट कर दें। जब एंगल वेन एंगल 180 से ग्रेटर देन एंड 360 से लेस देन, यानी कि 180 डिग्री से ग्रेटर देन एंड 360 डिग्री से लेस देन, इसके बीच में अगर एंगल लाई करेंगे तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्स एंगल।